पाउडर है पाउडर। चलो हाँ, दोनों क्वेश्चन कर लिए हो। ठीक है, देखो अब जो पढ़ रहे हैं ये 11th में हम पूरा पढ़ चुके थे, पीछे बात नहीं रहे। साले कोरोना से कुछ तो डरो, मास्क लगा के रखना, पहले बता दे रहा हूँ, समझे ना। पता लगा सर चिल्लाते रहते हैं तो वहाँ से कोरोना फेंक फेंक के मार रहे हो तुम इधर, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये 11th में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। फिर से एक बार मान के चलो कि ये रिवीजन है, बस हो गया। 11th में वेव्स पढ़े थे ना अपन ने, ये पूरा वहाँ हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें अब है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स, ठीक है ना। वो चाहे कोई भी वेव हो भाई, चाहे वो साउंड वेव हो और या फिर लाइट वेव। भाई 11th में अपन ने पढ़े थे साउंड वेव्स के बारे में, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं लाइट वेव्स के बारे में, है लेकिन सेम चीज़, ठीक। ध्यान सुनना, बेस मान लो अगर हमने कोई लाइट सोर्स लिए तो किसी भी सोर्स से जब लाइट इमिट होता है तो आगे वो ट्रांसमिट होता है। तो लाइट का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? वेव्स के थ्रू। लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स वेव का ट्रांसमिशन थ्रू द क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। What is crust? देखो क्या होता है भाई, सोर्स से लाइट इमिट हुआ तो लाइट इमिट होने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी कहाँ आई? मीडियम में। तो मीडियम के पार्टिकल्स को जब ये एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या मीन पोजीशन के दोनों साइड वाइब्रेशन करने लगते हैं, ठीक। During the vibration they collide with the neighboring particles and they transfer their energy, ठीक। तो वैसे ही क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है भाई। एक्चुअल में वेव इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव के थ्रू एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई। लाइट वेव हमने बोले तो लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, साउंड वेव अगर हमने बोले तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमने एक सोर्स मान लिए, ठीक, तो जब यहाँ से वेव्स ट्रेवल होती हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन। ध्यान समझना मेरी बात। मान लो हमने एक पार्टिकल सपोज मीडियम का ये मान लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेव जब यहाँ पहुँचती है, फर्स्ट वेव जब यहाँ पहुँची तो ये पार्टिकल या इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? है ना। तो फर्स्ट वेव के कारण इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर मान लो 3 सेंटीमीटर हुआ, मान लो समझने के लिए। तो A1 कितना? 3 सेंट, या Y1 लिख लेते हैं अभी, Y1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट वेव 3 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस में, प्लस यानी मीन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब अगर मान लो सेकेंड वेव, कौन सी? सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव जब वहां पहुंचती है तो उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के नीचे होता है। मान लो उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेकेंड वेव के कारण मीन पोजीशन के नीचे यानी माइनस, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में y1 y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू बोथ द वेव्स इंडिविजुअली, ड्यू टू बोथ द वेव्स इंडिविजुअली, कि फर्स्ट वेव के कारण इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर मीन पोजीशन के ऊपर +3,
सेकेंड वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के नीचे -2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सपोज ये दोनों वेव्स एक साथ वहां पहुंच जाएं, ठीक, व्हेन बोथ द वेव्स रीच एट दैट पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल कैपिटल Y इज इक्वल टू +3 - 2, +3 - 2 यानी +1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी उस पार्टिकल का दोनों वेव्स का जब सुपरपोजिशन हुआ तो उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के प्लस में है ना, ऊपर हुआ, लेकिन कितना, 1 सेंटीमीटर। दोनों के सुपरपोजिशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना है ना, या चाहो तो आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो उसको। तो अगर जैसे मान ली हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स, एक का सुपरपोजिशन थोड़ी होगा भाई, 2 वेव्स हों और या तो 2 से ज़्यादा हों, व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैपिटल Y किसका, पार्टिकल का, किसका, पार्टिकल ऑफ मीडियम। यहां मीडियम के पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्या आपको, गैस, गैस एटम्स दिखते थोड़ी हैं हमको, है ना। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, पहली वेव के कारण कितना हुआ था, Y1, दूसरी वेव के कारण कितना था, तीसरी वेव के कारण Y3 अप टू डेज। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यह केवल लिखा रहता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बस कितना होगा, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर यहां वेक्टर सिंबल ना बनाओ तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर सिंबल हमने अगर बना दिए, इसका मतलब एल्जेब्रिक सम, सम तो है ही, ठीक है ना भाई, Y1 Y2 Y3 का हम क्या कर रहे हैं, सम, लेकिन वेक्टर सिंबल है। ठीक, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम आ गया मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। यह है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कई बार आ चुका है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान समझना है ना, ठीक है भाई। मान ली हमने मीडियम का एक पार्टिकल लिए, तो फर्स्ट वेव के कारण मान लो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर होता है, पॉजिटिव, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मींस एम्पलीट्यूड। ठीक, तो एम्पलीट्यूड को एक्चुअल में किससे शो करते हैं, ए से, A1 मान लो कितना है, 3 सेंटीमीटर मान लिए, तो A1 + 3 सेंटीमीटर है ना। दूसरी वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर होता है, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मींस एम्पलीट्यूड कितना है, +2 सेंटीमीटर। भाई फर्स्ट वेव के कारण पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर हुआ ऊपर, सेकेंड वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर हुआ ऊपर। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स एक साथ वहां पहुंच जाती तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड +5, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A मान लो कितना होता, A1 + A2, कितना होता, A1 + A2, यानी कि मैक्सिमम 5 आ रहा है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा, मैक्सिमम, ठीक है।
और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम, तो लाइट की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, बिकॉज आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, बार बार यूज होगा अभी ये, ठीक है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी भी वहां मैक्सिमम होगी, इसका मतलब वहां पर लाइट आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हम ये बोलते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो दोनों वेव्स हैं ये सेम फेज में हैं। बोथ द सुपरपोजिंग वेव्स आर इन सेम फेज। पहली वेव वहां क्या बना रही है? क्रस्ट। दूसरी वेव वहां क्या बना रही है? क्रस्ट। सेम फेज का मतलब या तो दोनों वेव क्रस्ट बनाएं, या तो दोनों वेव क्रस्ट बनाएं। थोड़ा और इसको अच्छे से अगर हम समझें तो दोनों वेव क्रस्ट बनाएं का मतलब क्या है कि दोनों वेव के कारण उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर हो रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा? मैक्सिमम। ठीक, चलो अच्छा मान लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल ये है, तो फर्स्ट वेव के कारण इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A1 नीचे है ना, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। भाई माइनस में लिख रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के, और सेकेंड वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के नीचे, लेकिन कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स वहां एक साथ आए तो उसी पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? मतलब नीचे कितना? इसका मतलब अभी भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक। तो दोनों ही डायग्राम में आप देखो, यहां भी दोनों सेम फेज में हैं। कौन दोनों? सुपरपोजिंग वेव्स। और यहां भी दोनों सेम फेज में हैं। यहां दोनों क्रस्ट बना रही हैं और यहां दोनों ट्रफ बना रही हैं, लेकिन दोनों सेम फेज में। तो एक चीज तो हमको पता चली, व्हेन सुपरपोजिंग वेव्स आर इन सेम फेज एट एनी पॉइंट, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, मतलब A1 प्लस A2। प्लस माइनस तो बताएगा कि ऊपर है या नीचे है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा? मैक्सिमम। और इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? ठीक है, सेम फेस के लिए हो गया। अब अगर ऐसे मान लें अपन, फर्स्ट वेव के कारण जैसे मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के ऊपर होता है, यानी प्लस, मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना? तो A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और सेकेंड वेव के कारण उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के नीचे होता है, कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो -2, A1 प्लस 5 और A2 -2। अगर ये दोनों वेव्स वहां एक साथ पहुंच गई तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? +5 -2 यानी +3 ऊपर, ठीक है। तो आप देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया? A1 A2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 A2 यानी मिनिमम, ठीक। तो ये सुपरपोजिंग वेव्स यहां अपोजिट फेज में है। फर्स्ट वेव वहां क्या बना रही है? क्रस्ट। और सेकेंड वेव वहां क्या बना रही है? ट्रफ, अपोजिट फेज में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा? मिनिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम A1 A2 और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम A1 प्लस A2, ठीक है। अब आप ये बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या नाम है भूल गया मैं, सलोनी के बगल में पटले,
पटली तो सही बोला ना? हाँ, खैर कुछ भी बोलता हो सही निकल जाता, ठाकरे भी बोलता तो सही आ जाता। 90% तो वही है ना। हाँ, आप ये बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा? सर जब वो मैग्नीट्यूड सेम होगा और एम्पलीट्यूड का। और मैग्नीट्यूड सेम, बिल्कुल सही। और अपोजिट फेज, सेम मैग्नीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड बट इन, भाई पहली वेव के कारण जैसे मान लो हुआ 5 सेंटीमीटर ऊपर +5, और सेकेंड वेव के कारण भी मान लो कितना हुआ 5 सेंटीमीटर नीचे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? 0। ये काम का है, ठीक है। तो क्या सीखे अपन ने यहां, ध्यान से सुनो। व्हेन सुपरपोजिंग वेव्स आर इन सेम फेज, आइदर बोथ द वेव्स फॉर्म क्रस्ट और both the waves form trough. Resultant amplitude at that point is maximum, A1 plus A2. Resultant amplitude at that point is maximum. ये ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो कितना? A1 plus A2। और अगर सुपरपोजिंग वेव्स अपोजिट फेस में किसी पॉइंट पर, कि एक मान लो वहां क्रस्ट बना रही है, दूसरी वहां पर ट्रफ बना रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा? मिनिमम और 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम और 0। 0 कब होगा? अपोजिट फेज में तो हो, लेकिन सुपरपोजिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0, ठीक। और ये ध्यान रखना, ये तो 11th में पढ़े अपन ने, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से जो जो इवेंट होते हैं, 11th में 3 थे। पहला तो इंटरफियरेंस पढ़े थे हमने, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब पढ़े थे। दूसरा था स्टेशनरी वेव, 11th में नहीं पढ़ा है? हाँ, पढ़ाया था ना स्टेशनरी वेव। ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़े थे कि नहीं? ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नॉर्मल मोड्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? लाए हो कि 11th कॉपी है ना, ठीक। और तीसरी जो चीज़ थी वो शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बताया जरूर था मैंने, बीट्स है ना। बीट फ्रीक्वेंसी याद है, इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो ये हैं वेव्स के सुपरपोजिशन से क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, वो था साउंड वेव की। किसकी? साउंड वेव की, ठीक है ना, 11th में जो पढ़े थे। यहां वेव्स के, कौन सी वेव्स? लाइट वेव्स। लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन से क्या क्या हो सकता है? तो एक ही दो चीज़ें एक्चुअल में, इंटरफियरेंस भी है और डिफ्रैक्शन भी है। तो डिफ्रैक्शन अगर एग्जाम में आ गया तो केवल इतना ही आएगा, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस। उसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न कभी नहीं आता, क्योंकि वो डेरिवेशन ही 4 पेज का है। कितने पेज का? 1 पेज में लंबे हो जाओगे, समझे ना। मेन जो है वो इंटरफियरेंस है। कौन सा है? इंटरफियरेंस, है ना। तो अब एक्चुअल में हम, अच्छा 1 मिनट, हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे अपन इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, तो पहली बात, केवल इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, वैसे तो वेव्स होता है, 11th में साउंड वेव्स था, यहां पर लाइट वेव्स, ठीक है ना। तो इंटरफियरेंस का मतलब क्या, कल भी बताया था। इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स का मतलब क्या? चेंज इन इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लाइट वेव के बारे में, है ना। जैसे मान लो अगर इंटरफियरेंस होता है, यहां देखो, मान लो हमने एक स्क्रीन ली है, कब होगा, क्या कंडीशन है उसकी, वो तो बात की बात है, ठीक है ना भाई। मान लो हम इंटरफियरेंस पैटर्न एक पर्दे में बना रहे हैं, स्क्रीन, क्या है ये? स्क्रीन,
एक पर्दा रख दी हमने, और क्या करना है उसके लिए वो सब बात की बात है। तो अगर स्क्रीन में इंटरफियरेंस पैटर्न बन रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस का मतलब क्या है? चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब those points where intensity is maximum, intensity of light is maximum। ठीक, यानी अगर स्क्रीन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बन रहा है तो वहां लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। चमकीली रेखाएं दिखेंगी आपको, ब्राइट लाइंस। कैसी? ब्राइट लाइंस। ठीक है, तो स्क्रीन में जहां जहां ब्राइट लाइंस दिख रही हैं इसका मतलब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बन रहा है। ठीक, क्यों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक, और ऐसा कहां होगा? जहां सुपरपोजिंग वेव्स सेम फेज में होंगी। स्क्रीन में जहां जहां सुपरपोजिंग वेव्स सेम फेज में आएंगी वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम। यानी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी वहां लाइट आपको ब्राइट दिखेगा, ब्राइट लाइंस दिखेंगी, चमकीली रेखाएं जिसको बोलते हैं हम, है ना। और स्क्रीन में जहां जहां सुपरपोजिंग वेव्स अपोजिट फेज में होंगी, स्क्रीन में वेयर द सुपरपोजिंग वेव्स आर इन अपोजिट फेज, कि एक अगर क्रस्ट बना रही है तो दूसरी वहीं पर ट्रफ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम और जीरो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम और जीरो। मान लो लाइट की इंटेंसिटी जीरो, इसका मतलब वहां पर लाइट नहीं दिखेगा, लाइट अंधेरा भाग, जिसको हम बोलते हैं डार्क स्पेस। क्या? तो ब्राइट लाइंस का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक, लेकिन दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव बनेगा ही। यानी स्क्रीन में जब इंटरफियरेंस पैटर्न बनता है तो ब्राइट लाइंस हमको दिखती हैं, लेकिन दो ब्राइट लाइंस के बीच में अंधेरा, डार्क स्पेस। तो वो डार्क लाइन, डार्क स्पेस क्या बता रहा है हमको? वहां क्या बन रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। आई बात समझ में? तो पहली बात तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स का क्या मतलब? चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफियरेंस का मतलब। नाउ अच्छा, ये कब होता है, किसके कारण होता है? बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स? कौन सी वेव्स? भाई हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं ना, लाइट वेव्स। कौन सी? लाइट वेव्स। उसमें अब शर्त है, अब उसमें शर्त है। कौन सी वेव्स? वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम यहां डिनोट कर रहे हैं एन से। किससे? है ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ये तो शर्त है इसकी। सुपरपोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अब कब सेम होगी बता रहा हूं। और उनके एम्पलीट्यूड्स नियरली सेम। सुपरपोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन सुपरपोजिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड नियरली सेम। तो एम्पलीट्यूड्स मान लेते हैं सपोज A1 और A2, नियरली सेम, सेम हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एकदम क्लियर दिखेगा आपको। सेम है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, A1 माइनस A2। अगर ये दोनों बराबर हैं तो A1 माइनस A2 कितना, 0। जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0, लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको, लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एकदम क्लियर होगा। लेकिन अगर मान लो इनके एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो फिर नियरली सेम, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड्स में ज़्यादा अंतर ना हो, क्यों, उससे क्या होगा भाई, अगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जहां ये वेव्स अपोजिट फेज में होंगी वहां फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम नहीं होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम नहीं होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी मिनिमम, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आपका क्लियर नहीं होगा, यानी वहां भी आपको हल्का सा लाइट दिखेगा। तो ये डाउट होगा कि वो कंस्ट्रक्टिव वाला है कि डिस्ट्रक्टिव वाला है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी आपको लाइट वहां दिखेगा। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एकदम क्लियर हो, यानी लाइट की इंटेंसिटी एकदम 0 हो, तो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं भी है तो लगभग बराबर हो, नियरली सेम। ठीक, ध्यान सुनना। तो व्हेन लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, क्या, सेम फ्रीक्वेंसी, तो अब सेम, सुना मत, तो अब सेम, खाना थोड़ा कम खाया करो, यहां तक ऐसे बैठना पड़ता फिर, और भट्टा तो बिल्कुल नहीं। भले ही भट्टा ही हो, ठीक है, चलो ध्यान दो। लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, ध्यान से सुनना। ये आता है क्या, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कहीं, या आंसर इन वन वर्ड, ध्यान रखना। ठीक, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब दोज सोर्सेस which emits light of same frequency, those sources which emit light मतलब waves of same frequency are called coherent sources। ठीक, ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में कहीं ना कहीं पूछता है ये कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर लाइट सोर्स एक ही है, कोई भी एक सोर्स, एक बल्ब मान लो हमने लिए, तो एक बल्ब से जितनी भी लाइट वेव्स निकलेंगी उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लो आपने 2 बल्ब ले लिए, सेम वॉट सेम पावर, तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ही सोर्स अगर है तो एक सोर्स से जितनी भी वेव्स इमिट होंगी उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम इंटरफेरेंस, इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का मतलब साइंटिस्ट का नाम था, बुढ़ा था, यंग नहीं था, नाम था उसका, ठीक है ना। ठीक, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा बाद में भी, ठीक। पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी पहली चीज तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी अगर मान लो आ गया कि एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे आप, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव्स, when 2 or more than 2 light waves of same frequency are traveling in same direction, then due to superposition of them, intensity of light
changes. Intensity of light changes. This phenomena is called interference of light. ठीक है ना? Types of interference. First, constructive interference. Constructive interference, ध्यान देना. मान लेते हैं सपोज ये फर्स्ट वेव, ठीक है ना, और सेकेंड वेव मान लो ये है. सेकेंड वेव, ठीक है ना, कौन सी? तो फिलहाल यहां डायग्राम में हमको दिख रहा है कि हर पॉइंट पर दोनों सेम फेज में है, हर जगह दोनों. भाई यहां भी देखो दोनों वेव सेम फेज में है, दोनों क्रस्ट बना रही हैं. यहां भी दोनों सेम फेज में है, दोनों ट्रफ बना रही हैं. ठीक, तो इनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी, ठीक, बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स we get a new wave which is called resultant wave. तो रिजल्टेंट वेव का डायग्राम बनाओ. रिजल्टेंट वेव का डायग्राम बनाएं. देखो यहां सेम फेज में, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा? मैक्सिमम. यहां भी सेम फेज में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम. तो इनको मिला दो, ये एक्चुअल में बन गई रिजल्टेंट वेव. क्या है? रिजल्टेंट वेव. ये आ रहा है समझ में? भाई इसे मान लेते हैं फर्स्ट वेव के कारण एम्पलीट्यूड कितना था? A1. सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना? लेकिन हर जगह आप देखो सेम फेज में. तो बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स resultant amplitude will be maximum, will be. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी होगी? मैक्सिमम. एट ऑल दोज पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. आया समझ में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम. और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो कितना आना चाहिए? A1 प्लस A2. और A1 प्लस A2 कब आएगा? जब सुपरपोजिंग वेव्स सेम फेज में. भाई या तो दोनों क्रस्ट बनाए और या तो दोनों, समझ जाना. ठीक है ना? आई बात समझ में? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस तुम ही बताओ अब. हाँ, सुपरपोजिंग वेव्स अपोजिट फेज में होना. मान लिए हमने ये फर्स्ट वेव, ठीक. सेकेंड वेव अपोजिट फेस. तो पहली वेव यहां क्या बना रही है? तो दूसरी वेव वहां क्या बनाए? ट्रफ. क्या बनाए? ये दिख रहा है, अपोजिट फेज में है. ठीक है. तो एक चीज तो पता चली कि ये दोनों वेव्स अपोजिट फेज में ट्रेवल कर रही हैं. तो इसका मतलब दोनों के सुपरपोजिशन से वहां जो पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम A1 माइनस A2, और या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो. ज़ीरो कब होगा? जब इनका एम्पलीट्यूड सेम हो. ठीक है ना? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? ज़ीरो. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम और ज़ीरो, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ऑल दीज पॉइंट्स
मिनिमम और जीरो, देन इंटरफियरेंस इज सेड टू बी, इंटरफियरेंस इज सेड टू बी, आया समझ में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ठीक है ना भाई। इंटरफियरेंस मतलब चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। लेकिन ये इंटरफियरेंस किसके कारण हो रहा है? बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। अब देखो यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब इसमें एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, हालांकि हमको ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा डेरिवेशन है नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन पिछली बार वो आ गया 4 नंबर में आ गया, जबकि वो 5 नंबर से कम का तो है ही नहीं क्वेश्चन, कि इतना बड़ा डेरिवेशन अगर अपन करें तो समय भी लगेगा उसमें तो, और इतना समय अगर एक क्वेश्चन में हम दे रहे हैं तो भाई कम से कम 5 नंबर का तो हो क्वेश्चन, तो इतना समय भी दें 4 नंबर में, लेकिन पिछले बार आ चुका है, पिछले साल आया था या तो उसके पहले साल आया था, आया है लेकिन, ठीक है। ध्यान सुनना, यंग्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग ने इंटरफियरेंस पैटर्न को बनाया था। तो कैसे बनाया था उसने, ध्यान से सुनो। ये है मान लो स्क्रीन, क्या, ठीक, ध्यान देना, यहां एस का मतलब, एस का मतलब स्लिट, एस का मतलब स्लिट, स्लिट का मतलब समझते हो भाई? अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो बारीक झिर्री, बारीक झिर्री, ठीक। किसी घर में झांकना हो दरवाजे में, स्लिट, क्या है? स्लिट। भाई इधर सुनो, मान लो हम एक खड्डा ले लें, बोर्ड, और उसमें ब्लेड से ऐसी बारीक सी लाइन खींच दो आप, बोर्ड यहां रखे, ठीक है ना, और यहां पर एक बल्ब जला दो, तो बल्ब का लाइट किस में आया? बोर्ड में, लेकिन आगे लाइट थोड़ी जा पाएगा, कहां से जाएगा? जहां आपने स्लिट बनाए हो, बारीक काट दिए, तो केवल उतने पोर्शन से ही क्या होगा? लाइट आगे ट्रांसमिट होगा, ठीक है ना। तो ये एस का मतलब है स्लिट, S1 S2, S1 S2, ये भी स्लिट है, ये भी क्या है? मतलब 2 स्लिट फिर और बनाए, 2 स्लिट हमने और बनाए, फिर उसके आगे हमने पर्दा रख दिए, स्क्रीन रख दिए, तो स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लगता है, ठीक। ध्यान से सुनो, यहां जैसे मान लो हमने रखे सोर्स, लाइट सोर्स, देखो एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझ लो, है ना, इसके बारे में कहीं भी लिखेंगे नहीं हम कुछ भी, ठीक है ना, डायरेक्ट हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक, लिखना भी नहीं हालांकि। तो ये क्या है? सोर्स, मतलब जिस लाइट सोर्स का इंटरफियरेंस पैटर्न हमको बनाना है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट भी ले सकते हैं, वैसे तो मोनोक्रोमेटिक ही लेना है, मोनोक्रोमेटिक ही लेना है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब बताया होगा शायद कभी, साल में सर 2 दिन पहले ही तो मिल रहे हैं अपन, कब बता दिया आपने? हाँ, कब बता दिए? नहीं बताया? लाइट वाले चैप्टर पढ़े नहीं ना असल में, इस कारण उसे थोड़ा बहुत अगर ईश्वर ने दिया है तो ये भी तो काम करना चाहिए ना तुम्हारा। भाई मैंने बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो बाई यानी 2 होता है, बाई का मतलब वो नहीं, बाई मतलब 2, इतना लैंग्वेज समझते हो ना। मोनो वर्ड आया मतलब, ध्यान से, मोनो
क्रोमेटिक। तो क्रोमेटिक वर्ड का मतलब है यहां पर डिफरेंट कलर से, डिफरेंट कलर से, क्रोमेटिक, है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो क्या हम यहां सनलाइट ले सकते हैं क्या? नहीं। सनलाइट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ। सनलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ। पूरे वेवलेंथ जब मिल जाते हैं तो लाइट कैसा हो जाता है? वाइट लाइट। ठीक, कोई सिंगल कलर का ले लो आप। भाई मान लो हमने यहां पर एक येलो लाइट ले ली है, या रेड ले लिए, या ब्लू, कोई भी एक सिंगल कलर का, सिंगल वेवलेंथ, है ना। तो ये लाइट सोर्स है, इसका लाइट पहले यहां इंसिडेंट होगा, वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं। भाई अगर मान लो हमने येलो लाइट लिए हैं तो वेवलेंथ लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम, वॉयलेट लेते तो 4000। भाई विजिबल वेवलेंथ उसी दिन बताया हूं 4000 से 8000, वॉयलेट से रेड, विबज्योर बढ़ते क्रम में 4 से 8000, है ना। ठीक, तो हमने एक लाइट सोर्स लिए, एक सिंगल कलर वाला यहां रख दिए। तो अब ये जो डायग्राम यहां बोर्ड में बना हुआ है, तो आप देखो यहां से लाइट पहले यहां आया, लेकिन ये तो एक ऑब्स्टिकल है। क्या है? ऑब्स्टिकल, एक अवरोध रखा हुआ है। लेकिन उस अवरोध में एक छोटा सा छेद है, स्लिट। कौन? तो लाइट आगे तो जाएगा, कहां से? कहां से? तो यहां से एक्चुअल में ये लाइट ट्रांसमिट होगा आगे। ठीक है, अब ये लाइट यहां आया, लेकिन वहां पे 2 स्लिट है, वहां तो यहां से लाइट स्लिट से आगे ट्रांसमिट होगा ना, यहां से लाइट आगे ट्रांसमिट होगा, यहां से भी ट्रांसमिट होगा, होगा ना आगे। तो अब आप ये बताओ, S1 और S2 से जो लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सेम, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक ही सोर्स से जितनी भी वेव्स निकलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एक ही सोर्स से। तो S1 और S2 से जो लाइट आगे जा रहा है, अरे है तो इसी का ना, ये लाइट भी तो इसी का है, और ये लाइट भी, इसका मतलब S1 और S2 से जो लाइट ट्रांसमिट होगा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो S1 और S2 को हम क्या बोल सकते हैं? S1 एंड S2 आर एक्चुअल में स्लिट, बट बोथ द स्लिट्स इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। एक्चुअल में तो ये स्लिट हैं, लेकिन जब हमारा डेरिवेशन आ जाएगा तो उसके बाद में इनको हम स्लिट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है ना। अब देखो, तो यहां से आने वाली लाइट और यहां से आने वाली लाइट जब ये स्क्रीन में आएंगी तो इनके बीच में होता है सुपरपोजिशन। किनके बीच में? S1 और S2 से आने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन के बाद स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। बात समझ में आई? पहले हमने एक सोर्स लिए, इसका लाइट कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? स्लिट में, और स्लिट से निकल कर कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? S1 S2 में, और S1 S2 से आगे जब ट्रांसमिट होगा तो इनके बीच में होता है सुपरपोजिशन। S1 से आने वाली वेव्स और S2 से आने वाली वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम। तो इंटरफेरेंस की पहली शर्त तो पूरी हो गई कि सुपरपोजिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो हमने एक ही सोर्स के लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो यहां और यहां से आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी, पहली शर्त पूरी हो गई। अब क्या होगा? यहां से आने वाली वेव्स, एक मिनट, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 11th में बताया था मैंने।
इसीलिए बोलते हैं कि पुराना पढ़ा हुआ याद होना चाहिए, है ना। लेकिन आप लोग क्या बड़े साफ दिल के लोग हो, मन में कुछ नहीं रखते। कल जो हुआ आज बाहर, है ना। साफ दिल वाले हो तुम, कुछ नहीं मन। खैर छोड़ो, इसीलिए मैंने बोला था 11th में जो हमने पूरा डिराइव किए थे ना, यहाँ डायरेक्ट यूज़ है उसका, यहाँ डिराइव नहीं करेंगे अब। हालांकि बता दूंगा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है। 11th में मैंने बहुत अच्छे से बताया था वेव्स, 11th में वेव्स मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है ना। खैर तब छोड़ो। तो S1 से आने वाली वेव्स और S2 से आने वाली वेव्स के बीच में क्या होगा, सुपरपोजिशन। तो इनके बीच में जब सुपरपोजिशन होता है तो स्क्रीन में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लगता है। स्क्रीन में जहां जहां S1 और S2 से आने वाली वेव्स सेम फेज में होंगी वहां लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। तो वहां वहां आपको स्क्रीन में ब्राइट लाइंस दिखेंगी। क्या दिखेंगी, ब्राइट लाइंस। तो स्क्रीन में अगर ब्राइट, देखो स्क्रीन में लाइट एक जैसा नहीं दिख रहा है भाई। जैसे हम ये दीवार बोलें तो दीवार में हमको लाइट पूरे एक जैसी दिख रही है, ठीक है ना। तो स्क्रीन में क्या होता है, ब्राइट लाइंस दिखेंगी, लेकिन दो ब्राइट लाइंस के बीच में डार्क स्पेस होगा। वो डार्क स्पेस किस चीज का है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का, है ना। तो ये जो ब्राइट लाइंस हैं, मतलब जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बन रहा है, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बन रहा है, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव, इसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ठीक। तो इसमें जो पूरा डेरिवेशन है एक्चुअल में वो काय के लिए है, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। मतलब सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। ये जो समझने के लिए मैंने इतनी चौड़ी बनाया हूं, वो भी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत पतली बना दी है ना। फ्रिंज विड्थ एक्चुअल में होती है 10⁻² सेंटीमीटर, यानी एक बारीक सी ऐसी लाइन खींचे ना, उतनी चौड़ाई होती है उसकी। हालांकि वो भी डिपेंड करेगा इस वेवलेंथ के ऊपर, और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जब डेरिवेशन आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा वो, ठीक। तो फ्रिंज विड्थ हमको फाइंड करना है, डेरिवेशन जो है किसके लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए। लेकिन इसके पहले तो शायद हमको फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार 11th का अगर कॉपी रखी होगी तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या था वो बता देना, वो देख लेना बस। बाकी एक बार मैं फिर बता दूंगा कि फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। पाथ डिफरेंस तो आसान है। पाथ डिफरेंस में क्या है, इधर सुनो, ध्यान देना। पाथ डिफरेंस देख लो इधर। मान लो यहां से आने वाली वेव जब यहां पहुंची तो इसने मान लो डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 सेंटीमीटर, और यहां से आने वाली वेव जब यहां पहुंची तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 12 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना, यही तो है पाथ डिफरेंस। क्या है, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इधर सुनो, सब बताया हूं बहुत अच्छे से 11th में। मान लो एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है ना, फर्स्ट वेव, और सेकेंड वेव जैसे मान लो यहां पर है, सब बताया था 11th में।
फर्स्ट वेव यहां पर है, सेकेंड वेव यहां पर है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ध्वनि दिख रहा है। ध्वनि नाम याद है ना? हाँ, अब क्या साउंड बोलूं क्या? डायग्राम में क्या पूछा मैंने? डायग्राम जो मैंने यहां बनाया हूं, फर्स्ट वेव यहां पर है, सेकेंड वेव यहां पर है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है वो दिख रहा है। कितना? बाकी को तो और भी नहीं दिखेगा, तुमको तो चश्मा भी है, दिख जाएगा। अरे भाई दिख रहा है, क्या मतलब 11th में इतना चिल्लाने का? फिर दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस दिख रहा है, और फेज डिफरेंस दिख रहा है तो पाथ डिफरेंस भी दिख रहा है। फेज डिफरेंस कितना है दिख रहा है ना? कितना? 2 पाई, पाई प्लस फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई। याद रखना, कल फॉर्मूले से भी इतना ही आना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई। अमान, पाथ डिफरेंस कितना? हाँ, अरे वो सर्कल है क्या ऋतिक? हाँ, वेवलेंथ के बराबर। अरे एक क्रस्ट और एक ट्रफ मतलब क्या? यही तो वेवलेंथ है ना साले, कुछ याद नहीं तुमको है ना? तो अगर फेज डिफरेंस कितना हो 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? कितना? लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ तान्या। हाँ ठीक है, ये है रिलेशन, 11वीं में किए हमने। डेल फाई का मतलब है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। डेल एक्स का मतलब है x1 माइनस x2, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ठीक है ना? अब ध्यान से अच्छा आप देखो इधर, फेज डिफरेंस अगर हम 2 पाई रखें, फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई, तो डेल एक्स बराबर क्या आता है? डेल एक्स बराबर आया? आया ना? फेज डिफरेंस 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा, जो डायग्राम में दिख रहा था वो फॉर्मूले से आ रहा है। ठीक, जो पढ़ा हो, जो समझा, मतलब वो सही है। ये 11th में हमने डिराइव करे थे पूरा, याद करो। पहले फेज φ1 निकाले थे, फिर φ2 निकाले थे, और फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस φ2, और φ1 माइनस φ2 जब हमने सॉल्व करे थे तो यहाँ पर x2 माइनस x1 आया था, जिसको हमने डेल एक्स बोले थे। ठीक है ना? इसका यूज होगा, ठीक है? कल करेंगे। कॉपी अगर होगी तो एक बार देख लेना, नहीं भी देखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? काम ही मेरा बताना।